नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड जो अभी 2024 में संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसकी एसएसटी के सोशोलॉजी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सोशोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आए थे और वो किस तरह के थे, उनकी प्रकृति कैसी थी, आने वाले एग्ज़ाम्स जो होंगे सेकंड ग्रेड का उसमें इसमें से क्या आने की और संभावनाएं नज़र आती हैं। तो देखते हैं उस पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। पेपर टफ था या इजी था, इस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की अनुमति क्या कहलाती है। यानी कि पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाना, और संबंध बनाने का उद्देश्य क्या है? संतान उत्पन्न करना। ये ध्यान रखिएगा, संतान उत्पन्न करना। इस प्रकार की जो प्रथा है वो कहलाती है नियोग प्रथा। ध्यान रखिएगा। वैसे डायरेक्ट ये सोशोलॉजी से हमारे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं था। ये अगर आप इसको पढ़ोगे तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें एक टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उस वैदिक जो सभ्यता है उसका जो सामाजिक विशेषता है, उस सामाजिक विशेषता के अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक विशेषता या उस समय का समाज कैसा था उसके अंदर आपको ये व्यवस्था प्रथा देखने को मिलेगी, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको उस समय के समाज से मान्यता प्राप्त थी, ये याद रखिएगा। समाज से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की अनुमति क्या कहलाती थी? नियोग प्रथा कहलाती। ध्यान रखिएगा। और इसको समाज से क्या प्राप्त थी? मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक और स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। यानी कि कहने का मतलब है डेफिनेशन की बात कही गई है। और किससे रिलेटेड टॉपिक से? रिलीजन, धर्म से रिलेटेड टॉपिक से। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन डेविस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, E.B. टायलर। तो देखिए इसमें दो आंसर होने की संभावना थी। दो व्यक्ति इससे डायरेक्ट जुड़े हुए थे, एक रेडक्लिफ ब्राउन और दूसरा E.B. टायलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। अब एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, धर्म की जो बात करें तो धर्म एक लेटिन शब्द से बना है, लिजोर से। और धर्म का अर्थ क्या होता है? बंधना। बंधना, किसी सूत्र के अंदर बंधना, किसी में जुड़ना, क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। टाइलर के बारे में भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। टाइलर ने धर्म को लेकर क्या बात कही गई है? टाइलर ने धर्म को लेकर बात कही है कि धर्म क्या है? कि धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये E.B. टायलर के द्वारा कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मेलिनोवस्की की बात करें तो मेलिनोवस्की ने जो धर्म है उस धर्म के दो पक्ष की चर्चा करी है, इसको याद रखिएगा। एक उसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और एक उसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो आपसे कई बार ये भी पूछ ले कि धर्म की दो आधार पर, दो पक्ष के आधार पर व्याख्या किसने करी है? तो मेलिनोवस्की ने करी है। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा उसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सेकंड। परिभाषा थी, डेफिनेशन थी। एग्जाम में आती हैं 2 या 3 डेफिनेशन आपके हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए, कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिससे प्रत्येक सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जा सकता है? कौन सी अवधारणा दुनिया की आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिससे सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है?
संदर्भ में देखना, देखने का मतलब कहीं ना कहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, और परिप्रेक्ष्य का मतलब ही क्या होता है, दृष्टिकोण, ये ध्यान रखिएगा। परिप्रेक्ष्य का मतलब ही क्या था, दृष्टिकोण। तो इसका आंसर क्या होगा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। एक चीज़ तो याद रखना। दूसरा, अगर आपको इसमें से कुछ पता भी नहीं था तब भी आपको ध्यान रखना था, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है पहली यूनिट का, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। और आपको पता है कि सोशियोलॉजी के अंदर दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और एक मानवीय परिप्रेक्ष्य। तो ये एग्जाम में आने की 100% इसकी संभावना थी भी, और हमेशा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपको किसी को पता भी नहीं था तो आप सिलेबस के अनुसार अगर इसमें तुक्का भी मारते तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कर सकते थे। दृष्टिकोण की बात करी गई और संदर्भ में देखा जा सकता है, दृष्टिकोण की बात करी, आलोचनात्मक दृष्टि की बात करी। तो देख लीजिए, दृष्टिकोण की ही बात कर रहा था। अगर आपको नहीं भी पता था तो इसको अगर ढंग से थोड़ा सा पढ़ते तब भी इसका आंसर दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। एक बुक आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। पहली है सोशियोलॉजी, दूसरी द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, तीसरी एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और चौथी है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर जिसके द्वारा प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर को ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा एक पुस्तक और इनकी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसमें से ये दो हैंडबुक है, ये तो मैं आपको पिछले दो वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ उसमें भी बार बार आ चुकी है। ओकबर्न के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। और एलिमेंट्स को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आगे कभी एग्जाम में पूछ ली जाए, जॉन स्टैनली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। और सोशियोलॉजी पुस्तक कई लोगों के द्वारा लिखी गई है जिसमें एक नाम जॉनसन का भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल इसका सही जवाब है, प्रथम पाठ्य पुस्तक। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और याद रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी जॉन स्टैनली के द्वारा लिखी गई, और हैंडबुक ऑफ ओकबर्न के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में एक पुस्तक आती है, तो इसका आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की व्यवस्था, पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म के अंदर 4 पुरुषार्थ माने गए। आपको पता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये चारों यहीं दे रखे हैं आपके ऑप्शन में। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 3 हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनको हिंदू धर्म में साधन के रूप में माना गया है, जबकि मोक्ष को साध्य के रूप में। यानी कि ये तो साधन है और ये अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य यही है, अंतिम उद्देश्य, अंतिम साध्य जिसको प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है, मोक्ष। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता है, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 साधन हो गए और ये साध्य हो गया। तो ये पूछा ही गया था अंतिम लक्ष्य, तो अंतिम लक्ष्य क्या होगा, मोक्ष। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है। अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नगरीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तब भी आप अंदाज़ा लगाइए कि नगरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था टूटेगी।
दूसरा मॉडर्नाइजेशन होगा, लोगों के विचारों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तब भी जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा ही आएगा। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो सारे आधारभूत ढांचों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, शहरीकरण, निजीकरण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। लेकिन प्राइवेट नेशन, निजीकरण से जाति व्यवस्था का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता भी नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप अगर अंदाजा भी लगाते तो आप ये देखते कि निजीकरण से जाति व्यवस्था के क्या परिवर्तन हो सकता है। बाकी 3 से तो हो सकता था। तो इस तरह के प्रश्न कुछ 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे जो आप अपने आप नहीं पढ़े होने के बाद भी आप कर सकते थे। देखिए इस पेपर को देखने का। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि योगेंद्र सिंह जो है, उस योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण को ज़्यादा महत्व दिया, ध्यान रखिएगा। आधुनिकीकरण को महत्व ज़्यादा दिया है, जबकि पश्चिमीकरण की उन्होंने क्या करी है, उपेक्षा करी है। एक चीज़ तो ये याद रखिएगा। दूसरी, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, उसको भी याद रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये भी याद रखिएगा। ये पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है और योगेंद्र सिंह से कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और, 1-2 फैक्ट और इसमें याद रख लिया। ये जो आधुनिकीकरण की अवधारणा है, जब आपने यहाँ पढ़ रहे हो तो आधुनिकीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। डेनियल लर्नर के द्वारा आधुनिकीकरण की अवधारणा भी दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। और भी पढ़ना चाहते हो तो नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण की अवधारणा एंडरसन के द्वारा दी गई, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख तो लीजिए आपकी इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपने कुछ पढ़ा हो बेसिक तो आप कर सकते हो। सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन किससे हो सकता है, किसी भी प्रकार के आप खोज करोगे तो बिल्कुल निश्चित उसका प्रभाव आपके समाज पर पड़ेगा। किसी भी प्रकार की खोज करो, आविष्कार होगा, न्यू इन्वेंशन होगा किसी भी प्रकार का, या डिस्कवरी करोगे तब भी आपका कहीं ना कहीं आपके समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, प्रसार होगा किसी भी चीज़ का, उस पर भी आपके समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एकीकरण, इंटीग्रेशन होने से समाज परिवर्तन पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। जैसे निजीकरण था, निजीकरण का जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। सेम वैसे ही एकीकरण का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन देखिए लगातार, ये इस तरह के क्वेश्चन थे, आप अपने आप भी इनको कर सकते थे। एकीकरण, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एकीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका या नर्सरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है और हर किसी को पढ़ाई जाती है और हर किसी ने पढ़ी भी होगी सोशियोलॉजी के अंदर। वेरी वेरी, जब भी आप बात करोगे किसकी, प्राथमिक समूह की, सोशल ग्रुप की, कूले, अगस्ट काम्टे, मीड, इमाइल दुर्खिम, तो आपको पता होगा। मैं पिछली क्लास में बार बार आपको कितनी बार बता चुका हूँ, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, C.H. कूले ने दी। किसने दी, C.H. कूले ने। और आपको पता ही है, इनकी एक पुस्तक बता चुका हूँ मैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जवाब क्या हो गया, ये फिर डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, C.H. कूले के द्वारा दी गई। अगस्ट काम्टे का प्राथमिक समूह से कोई लेना देना नहीं है। J. मूड का भी प्राथमिक समूह से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये 3 व्यक्ति वैसे ही जुड़े हुए नहीं है इनडायरेक्ट रूप से, तो जुड़ा हुआ ही कौन था, C.H. कूले। तो आपके पास जवाब इसका था C.H.
बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडिंग करप्शन, ये याद जरूर रखिएगा आप कि एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन एक माना जा सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके सोशियोलॉजी में एक टॉपिक ही है भ्रष्टाचार, तो उस बार हर बार उससे कुछ ना कुछ अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब की बार पूछा गया ये एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन ज़रूर टफ था और हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने ये पढ़ा भी ना हो। तो इसका आंसर था एन विट्ठल। अब आपके एग्जाम्स में जो टॉपिक है वो भ्रष्टाचार, तो एक तो आपको ये याद रखना है भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, एक भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार सूचकांक भी जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो एक एजेंसी है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की है? जर्मनी, बर्लिन में इसका ऑफिस है, मुख्यालय। और लगातार 1995 से ये लगातार इसके ऊपर अपने आंकड़े जारी कर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर आपको एक चीज़ और याद रखनी है। भारत में भ्रष्टाचार को लेकर आपको बताया कि संथानम समिति का गठन हुआ था और संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में, ये याद रखना। भ्रष्टाचार को लेकर 1989 में एक भ्रष्टाचार निरोधी एक्ट बनाया गया, जिसका कि 2018 में पुनः उसे पुनर्गठित करके उसको लागू किया गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भ्रष्टाचार से रिलेटेड। कभी भ्रष्टाचार दिवस पूछ सकता है, कोई बुक पूछ सकता है, भ्रष्टाचार को लेकर कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोई सूचकांक पूछा जा सकता है, कोई एजेंसी पूछी जा सकती है, या कोई कमेटी के बारे में बात करें तो एक कमेटी बनाई गई थी, बोहरा कमेटी। उस बोहरा कमेटी का भी संबंध क्या था कि पॉलिटिशियन जो लगातार कहीं ना कहीं जो गलत लोगों उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनका कहीं ना कहीं संबंध है, उसको लेकर 1993 के अंदर बोहरा समिति का गठन भी किया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एक HIV टेस्ट नहीं है। अब देखिए मैं इस तरह से आपको बता रहा था कि 3 क्वेश्चन तो 2 तो लगातार क्वेश्चन, एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन 3 और एक ये 4 क्वेश्चन। देखिए आप किस तरह के क्वेश्चन थे, एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, RIP। तो एक चीज़ ध्यान रखनी थी आपको किसी को कुछ पता भी नहीं हो कि टेस्टों के सर को, लेकिन ये तो पता ही था कि ये जो टेस्ट है विडाल टेस्ट, ये कहीं ना कहीं टाइफाइड का टेस्ट है। बस अगर इतना पता था तब भी काम आपका चल गया था। एलिसा पता हो ना पता, वेस्टर्न पता हो ना हो, एलिसा आसान सा है, सस्ता है, कम टाइम में हो जाता है, ये थोड़े से कॉस्टली माने जाते हैं, ठीक है। टाइफाइड के लिए विडाल होता है, तो HIV टेस्ट कौन सा नहीं है। HIV दिवस कब मनाया जाता है, और बाकी सारी HIV को लेकर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर है तो ये भी आप देख लीजिए, इजी क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जो थोड़े से आसान श्रेणी के थे। यह किसका मानना था कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों का चारित्रिक लक्षण है। अब ये फिर एक डेफिनेशन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछ ली गई। मैंने कहा डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, 3 से 3 तो ज़्यादातर पूछी जाने लगी, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी तो ध्यान रखिएगा। बोटोमोर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, किसका माना था, सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का चारित्रिक लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो ये बताने वाला कौन था, बोटोमोर, ध्यान रखिए। और बोटोमोर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इन्होंने अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा दी थी, और इस आभासी समूह के अंदर उन्होंने एक चीज़ जोड़ी थी, किसको, कि सामाजिक वर्ग को किस में रखा था, आभासी वर्ग में रखा था। और यही यहाँ देख लीजिए, ये शब्द देख लीजिए, सामाजिक और वर्ग,
इससे भी आप इसको अगर इनडायरेक्ट रूप से जाते तो इससे भी आप इसको पकड़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जॉनसन के द्वारा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय में 4 बिंदुओं में से कौन सा नहीं था। ये पहली यूनिट का आपका क्वेश्चन है, बार बार बताया जाता है समाजशास्त्र के ज्ञान से रिलेटेड जॉनसन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। नैतिक विषय के रूप में, संचयी विषय के रूप में, अनुभवाश्रित विषय के रूप में या सिद्धांतबद्ध विषय के रूप में। ये 4 विशेषताएं बताई थी किसने, जॉनसन ने समाजशास्त्र के ज्ञान को लेकर ने। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा नैतिक। उसने थोड़ा सा इस शब्द को, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस शब्द को उसने, नीति शब्द को, यहाँ पर था नीति निरपेक्ष। नीति निरपेक्ष यानी कि सही और गलत की कोई व्याख्या नहीं करता। नीति निरपेक्ष यहाँ पर होता, लेकिन उसने नीति निरपेक्ष की जगह जो कम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसने नीति की जगह नैतिक दे दिया। ठीक है, एथिकल दे दिया, जो कि संभव नहीं था। संचयी विषय के रूप में माना जाता है, सिद्धांतबद्ध रूप से माना जाता है, और अनुभवाश्रित है, कल्पना पर आधारित नहीं है। तो जॉनसन के बारे में ये क्वेश्चन एक था आपका, सीधा सीधा HT फैक्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप के क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है। अब देखिए फिर डेफिनेशन आ गई, समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को समाज के समग्र क्रमबद्ध व्याख्या करने वाला। तो शब्द पकड़ने पड़ेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन। तो क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला कौन था, F.H. गिडिंग्स, ओडम वार्ट या P. जिन्सबर्ग। तो इसका सही जवाब होगा गिडिंग्स। गिडिंग्स के द्वारा कहा गया कि समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप के क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करने वाला विज्ञान माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, गिडिंग्स को। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, आपको डेफिनेशन याद करनी ही पड़ेगी। अब ये देख लीजिए, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक ही है सांप्रदायिकता, और यहाँ पूछा गया निम्नलिखित आयाम अलगाववादी, कल्याणवादी, पृथकतावादी, प्रतिशोधवादी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 6 विशेषताएं बताई थी किसने, योगेंद्र सिंह ने, राम आहूजा ने, मदान ने, टी.के. उम्मन ने। ये बार बार जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सांप्रदायिकता की बात आती है और 6 प्रकार के इसके बात बताई किसके द्वारा, टी.के. उम्मन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है 6। कई बार ये होगा कि इन 6 में से एक हटा देगा, ये जो विशेषता है ये यहाँ लिख देगा और कहेगा कि टी.के. उम्मन ने इनमें से कौन सी नहीं बताई है। तो आपको ये 6 की 6 क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि ये जो सांप्रदायिकता है ये कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के लिए खतरा है। आधुनिकीकरण के लिए क्या है, खतरा है। इसको याद रखिएगा, एक डेफिनेशन इसकी योगेंद्र सिंह की याद रखिएगा। दूसरा, इससे रिलेटेड, सांप्रदायिकता से रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार है विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा की आप किताब पढ़ते होंगे। विपिन चंद्रा ने कहा है कि सांप्रदायिकता और कुछ नहीं है, क्या है, एक विचारधारा है। तो विपिन चंद्रा ने किसकी बात कही, विचारधारा के। वी से विपिन चंद्रा, वी से विचारधारा। सांप्रदायिकता को क्या कहा, विचारधारा का। एक व्यक्ति और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, दीपांकर गुप्ता, उसको भी याद रखिएगा। दीपांकर गुप्ता ने क्या कहा, दीपांकर गुप्ता ने कहा ये जो सांस्कृतिक भिन्नता है यही सांप्रदायिकता है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टी.के. उम्मन। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं पर भी हो, ये बार बार आता ही आता है, टी.के. उम्मन। ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इस टॉपिक में यही एक क्वेश्चन था और वो सीधा का सीधा उन्होंने पूछ लिया।
बात करें 15वां क्वेश्चन, जाति के कार्यों को किसने दो प्रकार से, दो स्तर सांसारिक और वैचारिक रूप से विश्लेषित किया है। जाति को लेकर किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा योगेंद्र सिंह, आर के मुखर्जी, एम एन श्रीनिवासन, डी मजूमदार। सांसारिक और वैचारिक, इसको ध्यान रखिएगा। जब इन शब्दों को आप पकड़ोगे कहीं ना कहीं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सांसारिक है कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखिएगा आइडियोलॉजी। जब सांसारिक और आइडियोलॉजी कल्चरल की बात करेगा तो इसका जवाब आएगा एम श्रीनिवासन, एम श्रीनिवासन। आपको पता है आपके एग्जाम्स में जब पूछा जाएगा तो संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण पर इन्होंने बहुत जोर दिया। संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण एम एस श्रीनिवास से कहीं ना कहीं रिलेटेड माना जाता है। संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक गरीबी उन्मूलन का कम से कम इस महत्वपूर्ण रूप से काम करने वाले प्रयासों में एक नहीं है? अब आप देखिए 4 क्वेश्चन वो थे पहले और एक इस क्वेश्चन को भी जोड़ लीजिए आप, जिसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं थी। काले धन का प्रभाव, भूमि मानव अनुपात, वितरण न्याय, रोजगार। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन का इनमें से कौन सा एक प्रयास नहीं है? भूमि मानव अनुपात होना चाहिए, जिससे गरीबी अपने आप क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सभी लोगों को उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होगी। वितरणात्मक न्याय, सभी लोगों को समान रूप से क्या होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। रोजगार, अगर रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन होंगे तो गरीबी उत्पन्न नहीं होगी। काले धन का प्रभाव, अगर ब्लैक मनी को मार्केट में डाल देंगे तो क्या उससे गरीबी उन्मूलन हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ब्लैक मनी अगर मार्केट में जाएगी तो उससे गरीबी उन्मूलन तो नहीं होगी, लेकिन उससे एक चीज़ बढ़ जाएगी, क्या, करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, काले धन का प्रभाव। तो ये किस तरह का क्वेश्चन था आप सोचिए। 4 में पहले बता चुका हूँ और एक ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप अगर थोड़ा सा भी उसको ढंग से अच्छे से पढ़ते तो उसमें से आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, काले धन का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन, तो समाजशास्त्र कार्य प्रणाली, रीतियां, अधिसत्ता, पारस्परिक सहायता, अनेक समूह श्रेणियां, मानव व्यवहार को नियंत्रण करने स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अब ये फिर एक डेफिनेशन आ गई, कार्य प्रणाली, रीतियां, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जहाँ पर भी आ जाए, क्यूबर, गिडिंग्स, मैकाइवर, पेज, गिन्सबर्ग, तो इसका जवाब होगा मैकाइवर और पेज के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो लगभग 3 से 4 इसमें परिभाषा आप देख सकते हो। तो चीज़ें समझने, या तो समझने वाले क्वेश्चन थे या सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपको फैक्ट थे। ये इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया है? ये एक इस तरह का प्रश्न था जो कहीं पर भी पढ़ा नहीं गया है, जल्दी से मिलेगा ही नहीं। इसमें 3 शब्द थे, वंशानुगत, विशिष्ट और पदानुक्रमित। ये 3 शब्द पकड़ने थे और इसका आंसर जो होगा BR चौहान, S गोरे, दास गुप्ता, भूगल, तो इसका जवाब होगा 2 नंबर S गोरे। और ये क्वेश्चन ऐसा माना जा सकता है, हाँ ये क्वेश्चन कुछ हाई लेवल का था, ये जल्दी से कहीं मिलने वाला नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी डेफिनेशन ही मानी गई और ये भी एक स्टेटमेंट था, और ये स्टेटमेंट मुश्किल स्टेटमेंट थी, ये किसी एग्ज़ाम में जनरली किताबों में मिलने वाली चीज़ नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक मान सकते हैं थोड़ा अच्छा ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 19वां क्वेश्चन,
एक व्यापारी वह व्यापारी होने के नाते ग्राहक, एजेंट, आयकर अधिकारी तथा व्यापार यूनियनों के संपर्क में आता है, इन सब के साथ व्यवहार करता है। भूमिका क्या कहलाता है? भाई एक व्यापारी है, पहली चीज़ तो ध्यान रखिए। अब जो व्यापारी है वो ग्राहक से अलग तरीके से मिलेगा, एजेंट से अलग तरीके से मिलेगा, आयकर अधिकारी से अलग तरीके से बात करेगा और व्यापार यूनियन से अलग तरीके। है तो व्यापारी ही, लेकिन उसका हर जगह रोल अलग अलग हो गया है। क्या हो गया है? रोल अलग अलग हो गया। जब रोल अलग अलग हो गया, कई तरह के रोल कर रहा है, तो जब कई तरह के रोल निभा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? भूमिका प्रतिमान। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रोल सेट, ये याद रखिएगा। इसको कहते हैं स्टेटस सेट, इसको भूमिका संघर्ष, इसको स्टेटस सीक्वेंस, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब एक व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? भूमिका प्रतिमान कहा जाएगा, रोल सेट कहा जाएगा। इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ा करो, ध्यान रहेगा। और ये जो रोल सेट की अवधारणा है ये मर्टन के द्वारा दी गई थी, इसको याद रखिए। रोल सेट की अवधारणा किसने दी थी? मर्टन के द्वारा दी गई थी। और परिस्थिति प्रतिमान की भी अवधारणा किसने दी थी? मर्टन के द्वारा। तो ये दोनों प्रतिमानों की अवधारणा वो किसके द्वारा दी गई? मर्टन के द्वारा दी गई है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम से में पूछा। अब ये भूमिका प्रतिमान ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रतिमान ना हो। यहाँ पर एक शब्द आ जाए पुंज, यहाँ पर एक शब्द आ जाए संकुल, यहाँ पर एक शब्द आ जाए समुच्चय। तो ये एक ही बात है, समुच्चय कह दूं, संकुल कह दूं या पुंज कह दूं, और या फिर मैं प्रतिमान कह दूं। समझना, कितने भी शब्द आ जाएं, लेकिन उनके लिए इंग्लिश में जो शब्द यूज में लिया गया वो रोल सेट है। तो इंग्लिश को भी कई बार पढ़ लिया करो, काम आ जाएगी। रोल सेट, एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिकाएं निभाना क्या कहलाता है? रोल सेट कहलाता है। ठीक है, जो अपने पर्दे पर करता नहीं है हीरो, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, वो ही भूमिका क्या कहलाती है? रोल सेट कहलाती है। तो ये इस तरह के आज 19 क्वेश्चन थे, इस एग्जाम्स में पूछे गए थे। और 19 क्वेश्चंस में से मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल भरे थे, जो थोड़े से टिपिकल थे। तो अगर किसी स्टूडेंट के 13 या 14 क्वेश्चन सही होते हैं तो उसका बहुत अच्छा स्कोर इसमें माना जा सकता है। अगर कोई 15 तक पहुंच रहा है तो उससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखिएगा, इनको एनालिसिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कोई और पेपर लेकर आएंगे, कुछ और MCQ लेकर आएंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सोशोलॉजी के अंदर 18 में से कम या 19 में से कम 17 तक आप पहुंच सको। इसी क्लास के साथ आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।